हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बट कहानी स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो मैं बस उन्हीं का आंसर देना चाहती हूँ। वो पूछ रहे थे कि ओमेगा अल्फा का मार्क कहाँ होता है, वो मार्क कहाँ करते हैं। वो नेक पे करते हैं, जहाँ पर सैन ग्लैंड होता है। सैन ग्लैंड भी नेक पर ही होता है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, ये डुअल कल्टीवेशन क्या होता है। डुअल कल्टीवेशन एक ऐसा कल्टीवेशन है जिससे अल्फा ओमेगा जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और ये तब होता है जब वो लोग इंटेंस कुछ कर रहे हो, उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो बाहर आ रही हो। हमारे अंदर भी है थोड़ी बहुत, बट वो इंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इंटेंस तब होता है जब एकदम ज़्यादा ही दृढ़ता से वो सब किया जाए। अगर लान वांगजी और वी के बीच में लड़ाई भी हो रही हो, तो वो लोग जब एकदम दृढ़ निश्चय के साथ उनके बीच में लड़ाई हो रहा हो और उनके बीच में एक स्पार्क हो, एक मतलब एक ऐसी ताकत हो जिससे उन दोनों के बीच में हर चीज़ तालमेल से हो, हर चीज़ उनकी सांसें भी तालमेल से चल रही हो, वो होता है डुअल कल्टीवेशन। यानी कि साथ साथ हर चीज़। जब वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, तब उन दोनों की सांसें जब एक हो जाती है, उनकी बॉडी एक हो जाती है, उनकी दिल की धड़कन एक हो जाती है, ब्लड में बहने वाला मतलब शरीर में बहने वाला जो ब्लड है वो एक रफ्तार से दौड़ने लग जाता है, दिल की धड़कन और हर चीज़ जब एक साथ हो, उसे कहते हैं डुअल कल्टीवेशन। और उस टाइम में बॉडी की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों को ही एक दूसरे की एनर्जी फील होती, उनके बीच में एक अजीब सा ही गर्माहट आ जाता है, एक अजीब सा ही पावर आ जाती है। और वही पावर जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, तो दोनों ही पावरफुल हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं डुअल कल्टीवेशन। और तीसरा क्वेश्चन, इंटेंस रोमांस क्या होता है। अब मैंने अभी बताया, इंटेंस रोमांस जो एकदम ज़्यादा इंटेंसली वाइल्ड तरीके से किया जाए, जो एकदम मतलब रूह को रूह से मिला दे, ऐसा वाला रोमांस जहाँ दुनिया चाहे भाड़वे वाली फीलिंग हो, हम तो रोमांस करेंगे, ऐसी वाली फीलिंग जब होती है तो उसे इंटेंस रोमांस कहा जाता है। और चौथा क्वेश्चन, ये लोग नोटिंग कैसे करते हैं, नोटिंग क्या होता है। नोटिंग मैं इसे कैसे बताऊँ। हाँ देखो, आप लोग आपके घर के बाहर या आसपास में कुत्ते तो रहते होंगे। जब वो संबंध बनाते हैं, जब उनका हीट पीरियड आता है, तब देखना आप लोग कैसे जब एक मतलब जो डॉग होता है वो दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है और उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना होता है, और वो कनेक्शन पूरे 15 मिनट तक वैसा रहता है। वो इतना ज़्यादा डीप होता है कि अगर आप ज़बरदस्ती उसे हटाना चाहो ना, तो डॉग का वो हिस्सा कट भी सकता है। तो उसी चीज़ को कहते हैं नॉटिंग। जब अल्फ़ा एक ओमेगा के साथ नॉटिंग करता है, तो अपना वो हिस्सा वो पूरी तरीके से उस ओमेगा के अंदर डाल चुका होता है, या कहूँ तो ओवरी में जो बच्चेदानी होता है वो उस पे पूरा इंटेंसली, मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। उस जगह पे इतना अंदर चला जाता है कि वो डायरेक्टली उसका स्पर्म उस ओमेगा के एग से कनेक्ट हो जाता है। और इसी कारण जब भी नॉटिंग होती है, तब पूरी चांसेस होती है, या कहूँ तो 100% वो ओमेगा प्रेग्नेंट हो गई होगा, ये सभी लोगों को पता चल जाता है। यही होता है नॉटिंग। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना। आप एक तरीके से समझ सकते हो, जो अल्फा ओमेगा है वो जानवरों की प्रजाति से लिया गया है। अब देखो, एक शेर है और एक शेरनी है। शेर एक अल्फा है और शेरनी एक ओमेगा है। तो वैसे ही दूसरे जानवर भी हैं। अब हर प्रजाति में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो इसी तरीके से मेल को अल्फ़ा कहा जाता है, और जो फीमेल होती है उनको ओमेगा कहा जाता है। उन लोगों के बीच में हीट पीरियड आता है, और उसी हीट पीरियड में वो लोग एक दूसरे को नॉटिंग करते हैं, और नॉटिंग के तुरंत बाद ही वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। और इसी से लेकर चाइना के कल्चर में ये ओमेगा वर्स लाया गया था, और इसी को हम लोग चला रहे हैं। आप लोग समझ गए। तो चलो अब ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा
हम कहानी पर ही आते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी कैसे जानना चाहता था कि अपने ओमेगा को शादी के बाद खुश कैसे रखा जाए। वो बहुत कुछ तलाशता है अपने क्लैन में, वो बहुत कुछ पता करने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ पता चल ही नहीं रहा था और वो किसी से पूछने, मतलब उसे पूछने में हिचकिचाहट हो रही थी। हमारा वांग जी एक इंट्रोवर्ट है, वो कैसे किसी से पूछ सकता है? और अंकल से पूछे ना बाबा ना, उससे मतलब ऐसे थोड़ी ना पूछ सकता है। वो अपने एल्डर से, अपने माता पिता से थोड़ी ना इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। हाँ भले दोस्त है, दोस्त की बात अलग होती है क्योंकि दोस्त के साथ हम हर चीज़ शेयर करते रहते हैं, अपनी फीलिंग, अच्छी बुरी आदतें, हर चीज़ मतलब उनके सामने हम फ्री रहते हैं, किसी बात का शर्म नहीं। और यहाँ पर लान वांग जी के अंकल उसके अंकल है ना कि दोस्त, तो वांग जी उनके सामने कुछ नहीं कह सकता। और लैन फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिससे वांग जी दिल खोल कर बात कर सके। उसके गगा भी यहाँ नहीं है, तो वांग जी उनसे भी नहीं पूछ सकता और ना ही किसी और से। इसीलिए वो थोड़ा सा उदास हो गया था और अपनी उदासी से निकलने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो कैंप आया था जहाँ पर सैनिक रहते हैं। वांग जी वहाँ पर जाता है, डिसिपल को वो सिखाना स्टार्ट करता है, बट उसका मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ही सख्ती दिखा रहा था। और ये चीज़ वांग जी के जो करीबी साथी जो वांग जी के साथ पले बढ़े हैं, उन्होंने वांग जी को कहा कि हुआ क्या है, आज तुम बहुत ज़्यादा ही सैड लग रहे हो और तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी सगाई जो हुई है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, वांग जी किससे झूठ बोल रहे हो? देखो तो तुम्हारे फेस से साफ साफ नजर आ रहा है किसी बात से तुम उदास हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं तो। ये बोलकर वो काम फिर से करने लगता है, बट उसका दोस्त जो शुयांग था वो उसका थोड़ा ज़्यादा ही करीबी था। शुयांग के साथ वांग जी ने कई सारे युद्ध लड़े हुए हैं, जिस वजह से उनके बीच में थोड़ी करीबी आ गई थी। वांग जी को देखकर शुयांग कहता है, अरे बता ना यार, क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो फिर से काम करने लगता है, जिसे देखकर शुयांग कहते हैं, अरे कुछ हुआ है तो बता ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? शादी वादी में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सुनकर वांग जी शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, अरे तुम मुझसे पूछना, कुछ हुआ है तो। मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा। ये सुनते ही वांग जी की नज़र शुयांग पे जाती है। जो वो काम कर रहा था वो उसे छोड़कर शुयांग को देखता है। हाँ सच में शुयांग की शादी हो चुकी है, तो उसे तो पता होगा ना कि शादी के बाद ओमेगाओं के साथ कैसे रहा जाता है, उनके बीच में क्या क्या होता है और ओमेगाओं को कैसे खुश रखा जाता है। शुयांग बता सकता है, इसीलिए वांग जी सीधा ही शुयांग से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर शुयांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। वांग जी कहते हैं, नहीं, सीक्रेटली हम दोनों मेरे रूम पे चलते हैं। ये सुनकर शुयांग कहता है, अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो वांग जी के पीछे पीछे चला गया था उसके रूम पे। वांग जी और शुयांग टेबल पे बैठे हुए थे। तभी शुयांग कहता है, अब बताओ क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी गहरी से सांस लेता है। उसे थोड़ा बताने में हिचक आ रहा था, बोलने में हिचक आ रहा था, पूछने में हिचक आ रहा था, बट शुयांग कहते हैं, अरे बता ना क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी गहरी से सांस लेते हुए कहता है, शादी के बाद ओमेगा को कैसे खुश रखा जाता है, शादी के बाद क्या क्या होता है ओमेगा अल्फा के बीच में। ये सुनकर शुयांग एक पल के लिए हंस पड़ा था, जिसे देखकर वांग जी कहता है, तू हंस क्यों रहा है? ये सुनकर शुयांग कहता है, अरे मुझे नहीं, सॉरी सॉरी, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं बस थोड़ा शॉक हुआ, तुमने ये क्वेश्चन पूछा इसलिए। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्यों, मैं ये पूछ नहीं सकता? ये सुनकर शुयांग कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है। शिवंग कहते हैं, ठीक है, अब बताओ मुझे, डिटेल में बताओ कि तुम्हें जानना क्या है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है कि मुझे क्या जानना है। ये सुनकर शिवंग कहता है, ओ हाँ 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 हाँ, मुझे याद आया, बट उसमें भी क्या जानना है? ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस जानना है कि शादी के बाद ओमेगा को कैसे रखा जाता है, मुझे जानना है कि उसे खुश कैसे रखूं। ये सुनकर शुयांग कहते हैं, वैसे हर ओमेगाओं का टेस्ट अलग अलग होता है, बट मैं तुम्हें अपना कहानी बताता हूँ। जब
मैं 16 साल का हुआ था तब मेरी शादी हुई थी मेरे शी चैन के साथ, यानी कि शिंग चैन के साथ। वो उस टाइम सिर्फ 11 साल का था, बट बहुत ज़्यादा मैच्योर था। वो हर काम करना जानता था। पहले पहले मुझे शौक लगा था ये देखकर कि इतना छोटा सा लड़का मेरे साथ ज़िंदगी बिताएगा। बट फिर मैं जब उसके साथ रहने लगा तो मुझे पता चला वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर है। उसे घर के सारे काम आते थे। घर का खाना बनाना, पोछा करना, बर्तन करना, कपड़े घड़ी करना, बेड बनाना, हर चीज़ आता था। मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं आता था। मैं तो अपने बिस्तर को भी ढंग से लगा नहीं पाता था, बट वो हर चीज़ करता था। मैं बस उसे देखता रहता था। मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि ओमेगाओं को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे रहना है अपने पति के साथ। ये सुनकर वांग जी शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी भी ओमेगा को हर चीज़ सिखाया गया होगा, तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे सब कुछ आता होगा। बट हाँ, एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ओमेगा एक कांच की तरह होता है, एक पिघला हुआ कांच जिसे हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। वो किसी भी रूप में ढल सकता है, किसी भी गर्माहट को वो सहन कर सकता है। बट जब आप बार बार उसे चोट पहुंचाओगे तो एक पल ऐसा आ जाएगा कि वो टूट जाएगा, और वो पल तुम आने मत देना। ये सुनकर वांग जी शुयांग को देखता है। वो बड़े ध्यान से शुयांग की बातें सुन रहा था। शुयांग अपने अपने विचारों को बता रहा था। वो बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़िंदगी में खुशी खुशी आए। कभी कभार दुख भी आ जाता है। कभी कभार कुछ ऐसा पल आ जाता है जब अच्छा खासा चल रहा हुआ रिश्ता भी टूटने के कगार में आ जाए। शुयांग अपने किस्से को सोचता है। एक पल ऐसा आया था जब शाओ शिनचैन प्रेग्नेंट था। उसका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता था। वो मतलब कि वो थोड़ा छोटा था। ओमेगा छोटा था। वो कम कम से कम 12 साल का ओमेगा था। वो उस एज में प्रेगनेंसी उसे सहन नहीं हो पा रही थी। वो बहुत अजीब-सा फ़ील करता था। और शुयांग जो काम के स्ट्रेस से बाहर रहता था, काम की वजह से बाहर रहता था और घर पे आता था, वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए। बट घर पे जब शाओ शिनचैन उसे कुछ करने को बोलता था, तो शुयांग कहीं न कहीं चिढ़ जाता था कि वो थका-हारा आया है और उसे शाओ शिनचैन कुछ करने को बोल रहा है। वो चिढ़कर शाओ शिनचैन को चिल्ला दिया करता था। और शाओ शिनचैन उस एज में बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आता था। धीरे-धीरे करके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया। एक पल तो ऐसे आया जब उसकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज के कगार पे आ गई थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो मतलब मरने के कगार पे आ चुका था। तब शुयांग को अफ़सोस हुआ था। उसने वादा कर लिया था कि वो किसी भी मोड़ पे शाओ शिनचैन को हर्ट होने नहीं देगा। उस टाइम शुयांग भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। बट फिर उसके माँ ने, उसके भाई-बहनों ने उसे समझाया, तब जाकर शुयांग को होश आया और उसने शाओ शिनचैन से माफ़ी माँगी। शाओ शिनचैन भी कुछ ही टाइम बाद ठीक हो गया था, क्योंकि उसे अच्छे से प्यार मिल रहा था। इसीलिए तो शाओ शिनचैन के बात को सोचते हुए शुयांग ने वांग जी को बताया कि ओमेगा एक कांच की तरह रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। अगर आप उसे संभाल के रखो तो वो कुछ भी सहन कर सकता है। बट अगर आप हल्का सा भी उससे इंटरेस्ट खो दोगे तो वो कांच टूटने के कगार पे आ जाएगा। तो कभी भी अपने ओमेगा का साथ मत छोड़ना, उसे संभाल के रखना। वांग जी जब ये सुनता है तो वो धीरे से अपना सर हिलाता है। शुयांग वांग जी को देखते हुए कहता है, अरे हाँ, मुझे याद आया तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारा पहला सुहागरात कैसा होगा। ये सुनकर वांग जी उसे कहते हैं बेशरम। ये सुनकर शुयांग कहते हैं, अरे इसमें क्या बेशरम है, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। और ये तो अल्फ़ा ओमेगा का शादी का एक रिवाज होता है।
ये सुनकर वांग जी शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, तुम्हें पता है अल्फा ओमेगा प्यार कैसे करते हैं, रियल वाला प्यार। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, वांग जी उसे देखता है। वांग जी के कान पूरे रेड हो चुके थे। वो कहता है, नहीं नहीं पता मुझे। ये सुनकर शुयांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे रूम पे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, वैसे वो किताबें तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तुम्हें तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हें उसका एबीसीडी भी नहीं आता, बट देखना, जब तुम उसे देखोगे, तुम उसे पढ़ोगे, तो तुम उसके लेजेंड बन जाओगे। ये सुनकर वांग जी शुआंग को देखता है। शुआंग कहता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए अब भी लाया। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम पे भागता है और वहाँ से बहुत सारी अडल्ट किताबें लाता है और वो वांग जी को थमा देता है। वांग जी उसे देखता है। वो कहता है, ये सारे। ये सुनकर शुआंग कहता है, इसमें सभी चीज़ें डिटेल में है कि तुम अपने ओमेगा को प्यार कैसे करोगे, उसे सेटिस्फाइड करोगे, कैसे उसे उसके ओमेगा हीट में कैसे प्रोटेक्ट करोगे, हर चीज़ लिखा हुआ है। और हाँ, ये भी कि उसे नोटिंग कैसे करनी है। ये सुनकर वांग जी का पूरा कान रेड हो गया था, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वो कहता है, शेमलेस। ये सुनकर शुआंग कहता है, अरे तुम अब ऐसा बातें करना बंद करो, अब तुम्हें भी शेमलेस बनना पड़ेगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, वांग जी उसे देखता है। फिर शुआंग कहता है, और हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तुम जब अपने ओमेगा को प्यार करोगे तो देखना, तुम्हें तो उसकी लत ही लग जाएगी जैसे मुझे लग गई थी। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराता है। वांग जी उसे देखता है, बट कहता है, अब हो गया ना, अब चल जा। ये सुनकर शुआंग कहता है, क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, तेरा काम खत्म, अब तो जा, मैं देख लूंगा। ये बोलकर वो उठता है, शुआंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। शुआंग कहता है, तुम तुम कितने बुरे हो वांग जी, अपना काम निकल गया, मुझे तुमने चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह फेंक दिया। गंदे कहेंगे, अब से मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। ये बोलकर वो मुंह बनाकर वहां से चला गया था। वहीं वांग जी उन किताबों को देख रहा था। क्या इसमें है वो चीज़ें जो वांग जी जानना चाहता है कि ओमेगा को कैसे प्यार किया जाता है। वांग जी किताबों के पास आता है, बैठता है और फिर एक किताब वो खोलता है। जैसे वो खोलता है उसकी आंखें बड़ी, वो तुरंत ही किताब को बंद कर देता है। वो कहता है, क्या बकवास है ये सब। ये बोलकर वो इन उस किताब को साइड में रख देता है। वो कहता है, शी, कैसी कैसी किताबें शुयांग पढ़ता रहता है। बट फिर वो अचानक ही अपने मन में कहता है, बट क्या सच में शादी के बाद ये सब होता है। ये बोलकर वो फिर से उन किताबों की तरफ देखता है। वांग जी बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था, बट उसे अजीब सा मतलब एक्साइटमेंट हो रहा था और वो सच में जानना भी चाहता था कि सच में ओमेगाओ को शादी के बाद कैसे खुश रखा जाता है। शुयांग ने ये किताबें दिया है, इसका मतलब है कि ओमेगा इससे खुश रहती है। वांग जी गहरे से सांस लेता है और मुश्किल से वो किताब निकालता है। वो उस किताब को खोलता है। खोलने के बाद पहला सीन ही किसिंग वाला था। वांग जी का तो गला सूखने लग गया था। वो उसमें लिखे हुए चीज़ों को भी पढ़ने लगता है और साथ में उन चीज़ों को देखने भी लगता है। वांग जी को बहुत अजीब सा लग रहा था। उसका गला सूखने लग गया था, उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लग गई थी, उसका अंदर एक अजीब सी गर्मी होने लग गई थी। वांग जी फिर पेज को पलटने लगता है। जैसे जैसे वो आगे देखते जा रहा था, सब सीन डिट्टो मतलब बहुत अच्छे से क्लियरली उसमें बताया गया था, क्योंकि वो वैसा बुक ही था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, यहाँ तक कि वांग जी का लोअर हिस्सा भी रिएक्ट करने लग जाता है। वांग जी अपने लोअर हिस्से को देखता है और फिर इसे अल्फा रट में वांग जी का वो हिस्सा रिएक्ट करता था। वांग जी कंफ्यूज हो गया कि क्या उसका अल्फा रट आने वाला है। नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे आएगा, कुछ दिनों पहले ही तो वो निकला है, इतनी जल्दी नहीं आ सकता। बट ये रिएक्ट क्यों कर रहा है, वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। बट फिर वो उस बात को इग्नोर करके फिर से उस किताब को पढ़ने लगता है, देखने लगता है। धीरे धीरे वो हर चीज़ को देख रहा था, हर चीज़ को उसमें लिखा हुआ था, वो हर चीज़ पढ़ भी रहा था। वांग जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वो इमेजिन कर रहा था वो अपने ओमेगा के साथ ऐसा करेगा, वैसा करेगा, जो सीन उसने बताया वो वैसा करेगा। तो वांग जी का सच में हालत ख़राब हो रही थी।
उसका वो हिस्सा पूरी तरीके से टाइट हो गया और उसे अब दर्द होने लग गया था। वांग जी अब हिप्नोटाइज हो गया था, यानी कि उस चीज़ में वो इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसका हाथ धीरे धीरे उसके पैंट के अंदर चला गया और वो अपने उस छोटे से लिटिल बेबी को मसलने लग गया था। वांग जी अपने आप को सेटिस्फाइड करते हुए उस किताब को पढ़ रहा था। पहली बार था वांग जी के लिए जो ये किताब पढ़ना, बट हाँ अपने आप को सेटिस्फाइड वो करता था पहले। देख अब वो 16 साल का था तब उसका अल्फा रट आ गया। अल्फा रट में तो अल्फाओं को यही सब चाहिए होता है ना, तो उससे ये सब करने आता है। ओके, यहाँ हमारा वांग जी ज़्यादा शरीफ नहीं है क्योंकि वो ऐसे दोस्तों के साथ रहता है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा नौटी हरकतें करना जानता है। वांग जी अपने आप को सेटिस्फाइड करते हुए वो सारे बुक को पढ़ रहा था। वो कुछ टाइम के बाद सेटिस्फाइड हो जाता है। गहरी गहरी सांस लेते हुए वो उस बुक की तरफ ही देखे जा रहा था। उस बुक को देखते हुए अचानक ही वांग जी के होठों में एक स्माइल आ जाती है। क्या ये सब उसे अपने ओमेगा के साथ करना पड़ेगा? कैसा फीलिंग होता होगा? वांग जी इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मुस्कुराते हुए बेड पे लेट जाता है। उसके हाथ अभी भी गंदे थे, वो उसी तरीके से लेटा हुआ था। वो अपने आंखों को बंद करते हुए अपने मन में ही सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, उसका ओमेगा कैसा दिखता होगा। अब तो और भी ज़्यादा वांग जी को अपने ओमेगा को देखने की तलब हो रही थी, बट पूरा 1 महीना उसे अपने ओमेगा को देखे बिना बिताना पड़ेगा। वांग जी कैसे रहेगा, यही सोचकर वांग जी अब अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। वांग जी वॉशरूम जाता है, अपने हाथ को क्लीन करता है, अपने आप को क्लीन करता है और फिर वापस आकर वो उस किताब को साइड रख देता है। यानी कि जो बेड पे रखा हुआ था किताब, वो उसे लेकर, जो दूसरे किताब भी शुयांग ने दिया था वो उसे सबको लेकर अपने कबर्ड में रख देता है, क्योंकि ऐसे खुले में तो रख नहीं सकता। अगर कोई गलती से आ गया, कोई बड़ा अधिकारी, और उसने गलती से देख लिया, तो वांग जी की क्या इमेज रह जाएगी। इसलिए वांग जी ने उन सभी चीज़ों को अपने किताबों के बीच में छुपा दिया था ताकि कोई भी उसे देख ना सके। वांग जी फिर बाहर निकलता है। शुयांग बाहर कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा था। जैसे ही वो वांग जी को देखता है, वो मुस्कुराते हुए वांग जी के पास आते हुए कहता है, बडी क्या हुआ, पढ़ा तुमने, कैसा लगा तुम्हें? ये सुनकर वांग जी का पूरा गाल लाल हो गया था। वो कहता है, शेमलेस, और क्या बकवास किताबें दिया था तुमने, मुझे नहीं पढ़ना वो सब। ये सुनकर शुयांग हल्का सा उसे टीज करते हुए कहता है, अरे क्या बकवास है उसमें, अब तो तुम्हें अपने ओमेगा के साथ वही सब करना है। अभी तुम सीख लो ये सब, क्योंकि जब तुम अपने ओमेगा के साथ प्यार करोगे तो यही सब तुम्हारा काम आएगा। और हाँ, मैंने तुम्हें बहुत सारी ऐसी किताबें भी दिए हैं जिसमें अपने ओमेगा को प्यार करने की नए नए तकनीकें भी हैं, नए नए तरीके भी हैं। और हाँ, इससे तुम दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें और तुम्हारी ओमेगा दोनों को ही नए नए तरीके से करने में बहुत मज़ा आएगा, देख लेना। और हाँ, तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, तुम्हें खड़े होकर करने में और उसे अपने ऊपर बैठाकर करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे घूरते हुए कहते हैं, शेमलेस, इतने सारे लोगों के सामने ये सब कैसे बकवास कर रहे हो? ये सुनकर शिवंग कहता है, क्या यार, ये सब जानते हैं सबकी शादी हो गई है, सिर्फ तुम ही बचो हमारे ग्रुप में जो अभी शादी कर रहे हो। नहीं तो हम जब 16 के थे तभी हम सभी की शादी हो गई थी। तुम्हें कैसे रखा गया था मुझे तो समझ में नहीं आता। तुमने इतना टाइम अपनी ओमेगा के बिना कैसे बिता लिया वांग जी? क्या तुम्हें अपने अल्फा रट में तुम्हारी ओमेगा की क्रेविंग नहीं होती? किसी पार्टनर की क्रेविंग नहीं होती है? मैं तो मर ही जाऊंगा अगर मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं रहूंगा। उस टाइम पे मेरा पार्टनर ही है जो मुझे अच्छे से संभालता है। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन को याद करने लगता है। शाओ शिनचैन छोटा ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा ही अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेता है वो। बट ये तो शुयांग को लगता है, असल में क्या है, वो तो सिर्फ एक ओमेगा ही जानता है कि उसे कितना कुछ करना पड़ता है। वो सिर्फ 13-14 साल का ही है, और उस एज में एक ओमेगा के पास एक बेबी आ जाना, घर को संभालना, अल्फा को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी तो
शौशिन का बेबी भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम भरी है। बट वो मतलब उसे अच्छे से सिखाया भी गया है बचपन से। उसकी माँ ने, उसकी दादी माँ ने, उसके फादर ने शाओ शिनचैन को हर एक चीज़ सिखाया, उसे सख्ती से सिखाया है। और जो चीज़ आपको बचपन से सिखाया जाए ना, बाद में वो करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। बट अगर आपको पहले से वो सब सिखाया ना गया हो और अचानक से वो करने को कह दिया गया हो, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। शाओ शिनचैन को अच्छे से सिखाया गया था हर चीज़ को मैनेज करना, घर को सँभालना, सब चीज़ें। क्योंकि अपने घर में भी शाओ शिनचैन जब 7-8 साल का हुआ था, वैसे तो उसे 4-5 साल में ही किचन में काम करना सिखाया जा रहा था, अपनी माँ की मदद करना सिखाया जा रहा था। और जैसे ही शाओ शिनचैन 7-8 साल का हुआ, वो अकेले ही घर को सँभाला करता था, खाना बनाना, पानी लाना, हर चीज़ वो अकेले किया करता था। और इस एज में गाँव में पुराने टाइम में ओमेगाओ को, लड़कियों को ये सब करने को कहा जाता था। लोगों का मानना था कि लड़कियां ओमेगा तो सिर्फ घर के काम के लिए ही बनी होती है, तो उन्हें बचपन से सिखा दिया जाए तो ही बढ़िया बात है। क्योंकि 12-13 साल में तो उनकी शादी करवा दिया जाता था। शादी के पहले अगर उन लोगों को कुछ ना आए तो इससे प्रॉब्लम होगी, इससे परेशानी होगी। क्या पता ससुराल वाले इस बात के लिए उन्हें ताना दे दे कि उन्होंने क्या अपने बच्चे को सिखाया है। ये पुराने ज़माने में बहुत होता था, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों में, छोटी-छोटी अगर वाइफ़ अगर बहू गलती कर देती थी, तो उनके परिवार वाले जो ससुराल वाले होते थे, बहुत बुरी तरीके से सुनाते थे, इतनी बुरी तरीके से कि वो अपनी फैमिली तक भी, यानी कि जो लड़की होते उनके माता-पिता तक भी बात चली जाती थी। लड़कियाँ सब कुछ सहन करती थी और इसीलिए उनके माँ-बाप चाहते थे कि ये सब उन्हें सुनना ना पड़े। इसीलिए वो हर कुछ सिखाते थे, छोटा सा छोटा चीज़ सिखाते थे। और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से शिनचैन, जो सिर्फ अभी 12-13 साल का ही है, उसे सब कुछ अच्छे से आता है। हाँ, पहले-पहले उसे थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था क्योंकि नया-नया जगह था, घर में वो सँभाला करता था, अपने माँ के सपोर्ट में किया करता था। अगर कभी-कभार उससे नहीं होता था, उसकी माँ उसे हेल्प कर देती थी। बट ससुराल में ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ़ अकेले ही करना पड़ेगा। आपकी सास दूर पे बैठी रहेगी, देखती रहेगी, बट आपका हेल्प नहीं करेगी। इसीलिए शाओ शिनचैन को थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा था और उसके साथ-साथ घर का सारा काम करना, खाना बनाना, अपने ससुर-सास का सेवा करना, अपने ननंद का, अपने देवर का, जो उससे मतलब बराबरी के थे और छोटे भी थे, उन लोगों को भी सँभालना और साथ में शुयांग को भी सँभालना। शुयांग को रात को मतलब अब पति-पत्नी के बीच में जो होता है, वो वाला काम भी करना। अब एक ओमेगा जो छोटा है, वो ये सब कैसे सहन करेगा भई? उसे थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा था। पहले-पहले उससे गलती भी बहुत ज़्यादा होती थी, बट उसके ससुराल वाले कभी भी उसकी गलतियों को ऐसे नहीं कि जैसे जाने दो, छोटा बच्चा है, अब गलती हो गई तो हो गई। नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचते थे। सीधा इस बात को लेकर उसके माँ-बाबा को सुनाने लग जाते थे कि तुमने क्या सिखाया है अपने बच्चे को? ये छोटा-सा काम भी नहीं कर सकता, ये तो हम भी कर चुके हैं। हमने कितना कुछ सँभाल लिया है। इस एज में तो हम लोगों ने 2-2 बच्चों को भी पाला है। हमने कभी भी कोई गलती नहीं की और ये देखो तो सच में इसने कुछ भी नहीं सीखा। ये बोलकर वो हमेशा ही शाओ शिनचैन को ताना दिया करते थे। हमेशा ही शाओ शिनचैन की मदर और उसके फादर को सुना दिया करते थे। और उस टाइम पे शुयांग घर पे नहीं रहता था, या कहूँ तो शुयांग घर पे सिर्फ रात को ही आता था। यानी कि जैसे सुबह के 7 बजे निकल जाना और रात के 9-10 बजे घर वापस आना। तो वो हमेशा ही थका हारा आता था और थके होने की वजह से कोई उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता था। चुपचाप शुयांग खाना खाता था और खाना खाने के बाद वो शाओ शिनचैन के साथ रूम पे चला जाता था। शाओ शिनचैन उसे बताना चाहता था कि उसके साथ यहाँ क्या-क्या होता है, बट उसकी माँ ने, शाओ शिनचैन की खुद की माँ ने उसे समझाया था कि ये सब बातों को अपने अल्फ़ा को मत बताना। ऑलरेडी ही यानी कि उसका अल्फ़ा
कितना ज़्यादा थका होता है, काम का स्ट्रेस है उसके ऊपर, युद्ध की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है, तुम अपनी छोटी-छोटी बातों को लेकर उसे और परेशान मत करना। इसी वजह से शाओ शिनचैन अपनी परेशानियों को कभी भी शुयांग को बताता नहीं था और इसी वजह से शुयांग को लगता है कि उसके घर में शाओ शिनचैन बहुत अच्छे से रहता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, शाओ शिनचैन को भी परेशानी होती थी। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बीतने लग गया, जैसे-जैसे उसके बच्चे हुए, शाओ शिनचैन को बच्चे होने के बाद और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उस टाइम पे शाओ शिनचैन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। इसी वजह से शुयांग और उसके बीच में थोड़ी-मोड़ी झड़प हुई थी, बट बाद में वो सुलह भी हो गया था, लोगों ने समझाया था और इसमें शुयांग को किसी ने कुछ नहीं कहा था। शाओ शिनचैन को ये सब समझाया गया था कि तुम्हारी गलती है, तुम अपने अल्फ़ा को परेशान कर रहे हो। अल्फ़ा ऑलरेडी ही इतना सब काम करता है, बाहर जाता है, काम करता है, उसे कितना ज़्यादा दुनियादारी का स्ट्रेस होगा और तुम घर के छोटे-छोटे कामों को लेकर उसे सुनाते रहते हो। ये सब करने से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अपने अल्फ़ा को खुश रखो, अपने अल्फ़ा को ये छोटी-छोटी बातें मत बताया करो, लड़ाई झगड़ा मत किया करो। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन को समझाते हैं, माफ़ी मंगवाते हैं। शाओ शिनचैन भी अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि भले कुछ भी हो, अब है तो शुयांग उसका अल्फ़ा ही ना और उसके बच्चे भी हो चुके हैं। एक बच्चे को लेकर वो कहाँ जाएगा? इसीलिए वो अपने दिल में ठान लेता है कि अब उसे कुछ भी हो जाए, इसी घर पे तो रहना है, तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। उस दिन के बाद से शाओ शिनचैन ने हर कुछ किया, हर कुछ, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। अगर किसी को होती थी तो शाओ शिनचैन खुद आगे से आकर माफ़ी मांग लिया करता था। वो कोशिश किया करता था कि उससे कोई गलती ना हो और साथ ही अगर उसके साथ कुछ होता था, वो छोटी सी बात समझकर भूल जाने की कोशिश करता था। कभी कभार उसे तकलीफ होता था, बट वो किसे बताए? शुयांग को तो वो बता नहीं सकता, क्योंकि अगर वो शुयांग को बताएगा, शुयांग फिर नाराज़ हो जाएगा और नाराज़ होने के बाद ये बात फिर बड़ी हो जाएगी और बड़ी होते ही उनका रिश्ता दांव पे आ जाएगा। और पुराने ज़माने की लड़कियों को सिखाया जाता था, कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को दबा लो, बट अपने पति के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना। कुछ भी हो जाए, वो पति मारे पीटे कुछ भी करे, बट उसके साथ ही रहना, ये बताया जाता था। पुराने ज़माने में पति को परमेश्वर के रूप बोला जाता था, तो परमेश्वर के चरणों में आपको किसी भी रूप में रहना है। अगर परमेश्वर आपको कुछ बोले, डांटे, तो वो आपकी खुशी के लिए डांट रहा होगा, आपकी अच्छाई के लिए डांट रहा होगा। लोग ऐसे शाओ शिनचैन को समझाते थे और शाओ शिनचैन इसी वजह से सब कुछ बस सहन कर रहा है और इसी सब सहन की वजह से वो चुप हो गया था और इसी चुप्पी को लोगों ने उसका संस्कार मान लिया। उसे कहने लग गए कि वाओ, शाओ शिनचैन कितना ज़्यादा अच्छा है, वो कितने अच्छे से रहता है, शाओ शिनचैन को शुयांग की फैमिली कितने अच्छे से रखती है। सब यही बोलते हैं और इसी वजह से शुयांग को भी लगता है कि शाओ शिनचैन बहुत अच्छे से रहता है, उसे किसी बात का तकलीफ नहीं है, ओमेगा तो एडजस्ट कर लेते हैं। अल्फाओं के दिमाग में यही बात बैठा दी गई है कि ओमेगा तो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। शाओ शिनचैन के बारे में याद करते हुए शुयांग हल्का सा मुस्कुराता है और बताता है कि ये सब चीज़ें बकवास नहीं है वांग जी, इन सभी चीज़ों से सारी थकावट दूर हो जाती है, दिन को, दिमाग को, सबको शांति मिल जाती है। मैं जब थका हारा घर पहुंचता हूँ तो तुम्हें पता है मेरा सर बहुत दुखता है, मेरी बॉडी बहुत दुखती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम छोड़ ही दूँ। बट घर जाकर जब मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ, अपने ओमेगा को देखता हूँ, तो मुझे अच्छा फील होता है और जब मैं अपने ओमेगा को प्यार करता हूँ इसी तरीके से, तब मेरी सारी सारी की सारी तकलीफ़ दूर हो जाती है और इससे मेरे ओमेगा को भी खुशी मिलती है। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या सच में इससे ओमेगा को खुशी मिलती है? ये सुनकर शियांग कहता है, हाँ, अगर ओमेगा को खुशी नहीं मिलती तो वो मना कर देना। अब देखो, कोई तुम्हें फोर्स करके कुछ करवा नहीं सकता। अब मेरा पार्टनर, जब उसे ये सब अच्छा लगता है तभी तो वो मेरे साथ करता है, नहीं तो मैंने तो उसे पूरी फ्रीडम दे रखी है। अगर कुछ हो तो वो मुझे बता सकता है, अगर उसे ना करना हो तो भी बता सकता है। मैंने उसे कभी फोर्स नहीं किया है, हम बस अपनी मर्जी से ये सब करते हैं।
और उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। मुझे पता है क्योंकि मेरी भी थकावट दूर हो जाती है, ये बोलकर वो मुस्कुराता है। बट उसे क्या पता कि ये सब तो सिर्फ उसे लगता है। बट शाओ शिनचैन का क्या? शाओ शिनचैन को भी हाँ मतलब थोड़ी बहुत थकावट उसकी दूर हो जाती है। बट ज़्यादा ही जब शुयांग वाइल्ड हो जाता था तो उसे थकावट दूर होने की जगह और बुरी तरीके से उसकी बॉडी दर्द हो जाती थी। और ऐसा भी नहीं था कि वो सब करने के बाद शाओ शिनचैन चैन की नींद सो पाता था। उसका बेटा या कहूँ तो जो उसका बच्चा था वो रात को उठ जाता था और रोता था, तो शुयांग तो चैन की नींद सो जाता था। शाओ शिनचैन को ही उसे संभालना पड़ता था, जिससे उसकी थकावट दूर होती ही नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि सुबह को उसे चैन की नींद मिलेगी। सुबह सुबह 4 बजे उसे उठा दिया जाता था, क्योंकि गांव के लोग हैं, मतलब कि जो पुराने टाइम के थे, उन लोगों को सुबह सुबह 7 बजे ही काम पे जाना पड़ता था। 7 बजे से ही उनके घर में खाना बन जाता था। तो जो लड़कियां थी, जो ओमेगा होते थे, उन लोगों को सुबह 4 बजे से उठना पड़ जाता था। और इसी वजह से हमारा शाओ शिनचैन ढंग से सो भी नहीं पाता था। वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में रहता था, बट अपनी तकलीफ़ को वो कभी भी बताता नहीं था। उसे लगता था कि वो बताकर क्या ही करेगा जब उसका कोई उपाय नहीं निकलेगा। और वैसे भी उसकी माँ ने तो बताया है कि उसके पति को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना मत करना। ये सब पत्नी का मतलब पति का अधिकार होता है और पत्नी का फ़र्ज़ होता है। और अगर इन सभी चीज़ों के लिए तुम शुयांग को मना करोगे तो क्या पता तुम दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए। इससे अल्फ़ा को बुरा लग सकता है। तो कभी भी तुम मना मत करना। अगर तुम्हारा मन भी ना हो तो भी करना, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर का मन होगा। तुम्हारा पार्टनर अपनी थकावट मिटाने के लिए ये सब करता है, तो उसे बस करने देना। ये सब बातें उसकी माँ ने उसे सिखाया था, और इसी वजह से जब भी शाओ शिनचैन थका होता था, उसे करने का मन नहीं होता था। बट फिर भी जब शुयांग उसे टच करता था, अपनी तरफ मोड़ता था, तो बिना कुछ बोले शाओ शिनचैन भी उसका साथ दे दिया करता था। अब वो क्या ही बोलेगा, वो मना तो कर नहीं सकता, क्योंकि कभी कभार जब वो मना करने के लिए मुंह खोलता, शुयांग उसकी बात सुनता ही नहीं था। और सिर्फ शुयांग की बात नहीं है, कोई भी अल्फा जब उसका मन करे ना, तो वो किसी की बात नहीं सुनता। उनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि ये मेरा पार्टनर है, ये मुझे क्या ही मना करेगा, इसे तो मैं खुशी ही दे रहा हूँ, ऐसे वाले उनके अंदर भावना होती थी। अभी शुयांग वांग जी को ये सब बता रहा था कि उसका पार्टनर इससे खुश रहता है, तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। इससे फैमिली भी हैप्पी रहती है, तुम भी हैप्पी रहोगे, सब हैप्पी रहेंगे। ये सुनकर वांग जी एक बात सोचता है। वो शुयांग को देखते हुए कहता है, बट मेरा पार्टनर बहुत छोटा है, वो अभी सिर्फ 12 साल का है, और इस एज में क्या उसके साथ ये सब करना सही रहेगा? ये सुनकर शुयांग हंसते हुए कहता है, वांग जी क्या बोल रहे हो तुम, यही तो उम्र है ये सब करने की। अगर ये उम्र नहीं होती तो एल्डर्स हमारी शादी ही क्यों करवाते। और तुम ये सब बात भी छोड़ो, शॉ शिनचैन वो खुद 11 साल का था तब हम दोनों की शादी हुई थी, और अब तो हम दोनों के साथ एक बच्चा भी है। तो बताओ, उस एज में शॉ शिनचैन ने बहुत अच्छे से सबको संभाल लिया, एक बच्चे को संभाल लिया। तो तुम्हारा ओमेगा तो 12 साल का है, उसकी बॉडी तो अच्छे से ग्रो भी हो चुकी होगी। और ये एज है वांग जी, इसमें ओमेगा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। ये सुनकर वांग जी शुयांग को देखता है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। जब हम इतने बड़े होने के बाद भी अच्छे से मैच्योर नहीं हुए हैं, तो क्या वो छोटे छोटे से ओमेगा, क्या वो मैच्योर हो गए होंगे? वांग जी को विंग की हरकतें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। बट जब शुयांग बोल रहा है, शुयांग अपनी कहानी बता रहा है, तो वांग जी को लगता है शायद तक ऐसा होता होगा। अब अल्फा और ओमेगा दोनों ही अलग होते हैं, क्या पता अल्फा थोड़े कमज़ोर होते होंगे और ओमेगा थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग होती होगी। वो बचपन में ही मिच्योर हो जाती होंगी और अल्फाओं को मिच्योर होने में टाइम लगता है। वांग जी यही सोचता है, और उसके मन में ओमेगाओं के लिए थोड़ी ज़्यादा ही रिस्पेक्ट हो जाती कि वाओ, ओमेगा 12-13 साल में कितने ज़्यादा मैच्योर हो जाते, वो कितना कुछ हैंडल करते हैं, कितना कुछ संभालते हैं, पूरे घर को संभालते हैं। अगर वांग जी को उस टाइम पे यानी 12-13 साल में कोई बोल देना कि पूरे घर को संभालो, पूरे क्लैन को संभालो, नहीं, वांग जी को पक्का यकीन है कि वो नहीं संभाल सकता। बट हाँ, अभी कोई बोले वो संभाल लेगा,
बट बचपन में 12-13 साल में कहो नहीं, बट अब विंग उन सभी चीज़ों को संभालेगा। वांग जी को सच में विंग के ऊपर प्राउड महसूस हो रहा था, एक ओमेगा के लिए वो गर्व महसूस कर रहा था। आज यहीं पर हमारी आज की कहानी कंप्लीट होती है। जैसा भी लगा वो प्लीज़ कमेंट करना। और हाँ, मैंने सोचा है कि अब मैं सुबह सुबह ही वीडियो अपलोड करूँगी, वो भी सुबह के 8 बजे। ओके, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम का इधर उधर नहीं होगा। आप लोग डायरेक्टली सुबह के 8 बजे देख पाओगे, सुन पाओगे, और आपको पता भी रहेगा कि इस टाइम पे आ रहा है वीडियो, तो आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय। मिलते हैं कल के एपिसोड में। कल वांगशन की शादी है, आना ज़रूर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।